गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सारांश एकेडमी। दोस्तों, हमने आखिरी वीडियो में मतलब हमारे पहले लेक्चर में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की गाथा और उसकी कहानी को देखा था। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद से लेके वर्तमान 52वें जिले निवाड़ी के गठन की कहानी, जिसको हमने बखूबी तरीके से समझा था और बखूबी तरीके से हमने याद भी किया था। मैंने कुछ प्रश्न भी दिए थे जो आपने कमेंट बॉक्स में भी बताए हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी इसी सीरीज का अगला जो वीडियो है, लेक्चर नंबर 2, वो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें मध्य प्रदेश की हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रश्न एग्जाम में यहाँ से आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो, ठीक है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो एक शानदार मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कोट्स क्या है ये सुनिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। यदि आपने ठाना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो संकल्प ऐसा लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब लेके ही रहो। ऐसा नहीं करना है कि हम बीच में पढ़ाई छोड़ दें, लॉकडाउन है तो हम पढ़ाई नहीं करें। तो भाई, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी एनर्जी के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की वीडियोस आपके लिए फ्री में पढ़ाई जा रही है। हम इसके बदले में आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे, केवल आपसे हम इतनी फीस चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। केवल इतनी सी फीस है कि जो रेड बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, आप उसे दबा दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर होंगी, जितने ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचेगी, उतना बेहतर है। और जितना चैनल हमारा ग्रोथ करेगा, हमारा सारांश परिवार जितना आगे बढ़ेगा, हम उतनी मजबूती से आगे आपको और अध्यापन कार्य करते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछूं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स से लिखने में आपको वे प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेंस परीक्षा होती है, उसमें पेपर 3 के अंतर्गत यूनिट 10 जो अभी नई जोड़ी गई भूगर्भ शास्त्र, जिसका कंटेंट मार्केट में नहीं सही से अवेलेबल भी नहीं है, वो सुजी सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए यदि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। साथ ही साथ MPPSC प्री यूनिट 10 जो कि इस महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग हैं, वो मेरे द्वारा ही, ललित वैरागी के द्वारा ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो वो भी जरूर देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा उनको भी आपको पढ़ने में। कोई भी क्यूरीज, कोई भी सवाल हो या PDF प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल सारांश एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आज के वीडियो के हमारे प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो हम भैया सबसे पहले तो क्या करेंगे, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन का रिवीजन। अब आपको मैं विश्वास दिला देता हूं कि आप यहां से भूलोगे ही नहीं, क्योंकि मैं फटाफट रिवाइज करा दूंगा पूरा, वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए सारे। फिर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, सीमावर्ती राज्य व उनसे लगे जिले, कर की रेखा पर स्थित जिले और राज्य के प्रतीक चिन्ह, ये सब आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारा फैक्ट एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज के साथ। हमने इसको नाम दिया है फैक्ट्स एक्सप्रेस, जो फटाफट जाएगी, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है उनको, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो पार्ट ए का हिस्सा थी, उसकी राजधानी क्या थी, हमने कल क्या पढ़ा था, उसकी राजधानी नागपुर थी, ठीक है। और पार्ट ए का हिस्सा था क्या, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो कि अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मध्य भारत जो पार्ट, इसमें लिखा देना, पार्ट बी का हिस्सा था, उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, हमने पढ़ा था ग्वालियर व इंदौर। ग्वालियर 6.5 महीने के लिए, इंदौर 5.5 महीने के लिए। पुनर्गठन से पूर्व भोपाल क्या था, तो वो पार्ट सी का हिस्सा था। भोपाल क्या था, पार्ट सी का हिस्सा था, जो कब विलय हुआ, 1 जून 1949 को विलय हुआ था। कब हुआ था, 1 जून 1949 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 29 दिसंबर 1953 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो वो हुई 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को।
मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो वो थे 43 जिले। कितने थे? 43 जिले थे। पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? तो हमें पता है विदिशा का हिस्सा बनी, क्योंकि कोटा की थी कौन? सिरोंज तहसील, वो हमने शामिल किया और विदिशा का हिस्सा बनाया। और मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का कौन था? सुनील ठप्पा था, जिसे हमने राजस्थान को सौंपा था। तो सुनील ठप्पा जो राजस्थान को सौंपा गया था वह किस जिले की तहसील में था? तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में था। पार्ट ए से कितने जिले हमने महाराष्ट्र को दिए थे? तो याद है हमने 8 जिले दिए थे, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। 1972 में कितने जिलों का गठन हुआ था? तो 2 जिलों का, भोपाल का सीहोर से, राजनांदगांव का किससे हुआ था? दुर्ग से हुआ था। इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 45 हो गई थी। फिर हमने पढ़ा था बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ? तो बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिलों का गठन हुआ था और ये समिति कब गठित हुई थी? 25 मई 1998 को। सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ था? तो 6 जिलों का गठन हुआ था 30 जून 1998 में। छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग थे? तो याद है 16 जिले और 3 संभाग कहाँ चले गए थे? छत्तीसगढ़ में। तो कितने संभाग बचे थे? 45 जिले और 9 संभाग बचे थे। मध्य प्रदेश के 2003 में निम्नलिखित जिलों में शामिल कौन था? तो बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ये तीनों शामिल थे 2003 में। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई थी जिलों की? 48। फिर 2008 में कितने जिले बने? तो 2 जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। कौन कौन? अलीराजपुर और सिंगरौली। तो इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 50। मध्य प्रदेश में 2003 में नवनिर्मित 3 जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो ये हुआ था बोस समिति की सिफारिश पर। मध्य प्रदेश के 49वें पर 50वां जिला कौन था? चूंकि 17 मई को अलीराजपुर बना था 2008 में, तो वो 49वां जिला था। और 24 मई को बना था सिंगरौली सीधी से अलग होकर, तो वो 50वां जिला था। 2013 में आगर मालवा के जिले से अलग होकर जिला बना, तो ये शाजापुर से अलग होकर 51वां जिला बना था। कौन? आगर मालवा। मध्य प्रदेश के 52वां जिला निवाड़ी का गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर 52वें जिला निवाड़ी का गठन हुआ। दोस्तों, ये था हमारा क्विक रिवीजन फैक्ट एक्सप्रेस। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार आपको हमारी ये फैक्ट्स एक्सप्रेस कैसी लगी, जिसमें 3 मिनट में हमने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जो अभी तक एग्जाम में आए हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है ना? तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, ये हमारा मध्य प्रदेश है, जिसमें वर्तमान में 52 जिले और कितने संभाग है? 10 संभाग है। और इसी की चर्चा आज हम सामान्य परिचय के रूप में करेंगे। ठीक है, इसी की चर्चा आज हमारे सामान्य परिचय के रूप में करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप लोग कि ये देखिए, इसकी सीमा देखो 5 राज्यों से लग रही है। ये इधर राजस्थान है, ठीक है, उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश है, पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़ है, दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र है और पश्चिम की तरफ कौन है? गुजरात है। तो मतलब मध्य प्रदेश की सीमा की बात करूं दोस्तों, तो कितने राज्यों से लगी हुई है? 5 राज्यों से लगी हुई है। अभी बस इतना देख लीजिए, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। तो ये देखो, उत्तर पश्चिम की तरफ राजस्थान है, उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश है, पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में, अक्षांशीय विस्तार के बारे में और उनकी जो सीमाएं लगी हुई हैं, उससे पहले आप एक चीज समझिए कि आखिरकार मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता कैसे। देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये पृथ्वी दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री क्या करता है दोस्तों? पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग कहलाएगा साउथ हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। तो इसने क्या किया? जो 0 डिग्री विषुवत है, ये मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक उसी प्रकार एक 180 डिग्री रेखा होती है, ठीक है, वो क्या करता है? 2 गोलार्धों में बांट देता है। तो इस तरफ का जो भाग है वो क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और इस तरफ का हिस्सा दोस्तों वो क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। क्योंकि देखो, नक्शा भी अपन जब देखते हैं तो ऐसे ही बनता है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरफ का हिस्सा क्या है? ईस्ट है, इस तरफ का वेस्ट मतलब पश्चिम है। ठीक है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब भारत की लोकेशन देखिए, तो दोस्तों भारत कहाँ पर है? ये है भारत। ठीक है, अब भारत यहाँ पर है, तो इसका सीधा सा मतलब कि भारत, ये जा रही विषुवत रेखा,
भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ ये है पूर्वी गोलार्ध, ये इधर है पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर तो अक्षांशीय विस्तार हो गया और पूर्वी क्या हो गया? देशांतरी। क्योंकि जो आड़ी रेखाएं होती हैं दोस्तों ग्लोब पर, वो होती हैं अक्षांश। वो क्या होती हैं? अक्षांश। और जो खड़ी रेखा जो आप देख पा रहे हो ये है देशांतर। ये क्या है? देशांतर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि उत्तरी अक्षांश, ये अगर हम इस तरफ हैं तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश बोलेंगे ये। और इनको क्या बोलेंगे? देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भारत किस में आता है, तो भारत आता है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के मध्य। कहाँ आता है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश भी तो भारत का हिस्सा है ना, तो मध्य प्रदेश भी किस में आएगा? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। किस में आएगा? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार होगा वो ऐसे होगा, अक्षांशीय विस्तार। और जो देशांतरी विस्तार होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बीच में जाएगा। तो हम बोलेंगे कि मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांशों में होगा और कैसे होगा? पूर्वी देशांतरों में। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत कहाँ पर स्थित है? तो भारत स्थित है दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश भी स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए अब हम मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 21 डिग्री 6 मिनट से। कितना? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि हम उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। और अक्षांश किसे बोलते हैं? जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर कहते हैं। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार है। मतलब ये जो है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और ये जो अक्षांश है दोस्तों वो कितनी है? 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब पूर्वी देशांतर कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से। कितना? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट और कुछ जगह 82 डिग्री 48 मिनट, सॉरी एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय भौगोलिक विस्तार कहाँ से है? तो आप बोलोगे 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। कैसे याद करोगे? 216 26 30 याद कर लो, मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं वैसे याद कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। 74 डिग्री 9 मिनट से कहाँ तक? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। ठीक है, ठीक है, इतना याद रखिए। अब देखिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है। जब हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती तो कर्क रेखा क्या होती? देखो दोस्तों, जो 0 डिग्री होता है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। जो 23.5 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं उत्तर की तरफ। और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश, उसको मकर रेखा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो ये 23.5 डिग्री जो अक्षांश है इस पे क्या होता है? सूर्य की किरणें साल भर में एक बार जरूर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए इनका निर्धारण किया गया है। ठीक है, कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर की और मकर रेखा, मतलब यहाँ पे तापमान उच्च बना रहता है। तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे तापमान हमेशा उच्च बना रहेगा ये। और ये जो एरिया है यही कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें साल भर चमकती रहती हैं। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है लगभग 14 जिलों से। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। ये आप देख पा रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से होकर गुजरेगी। अब वो कर्क रेखा किस किस से गुजरेगी हमें देख लीजिए, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। तो ये गुजरती पहला रतलाम से, दूसरा उज्जैन से, ट्रिक भी बताऊंगा आपको आगे, आगर मालवा से, राजगढ़ से, सीहोर से, भोपाल से, सातवा विदिशा से, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो ये 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आप जवाब क्या दोगे? कि कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये तो अभी मैं नॉर्मल बातें बता रहा था, चूंकि अक्षांशीय विस्तार की बात आई थी इसलिए। चलो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में।
अब मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है दोस्तों, वो उसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि जो हृदय होता है वो हमारे शरीर के बीच में होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश के बीच में है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहते हैं। ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित है। हमारे यहाँ पे दो पर्वत श्रृंखला हैं, एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसकी सर्वोच्च चोटी आपने सुना होगा धूपगढ़ 1350 मीटर, दूसरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जिसे हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे तब। अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। अब पर्वतों से क्या होता है, अनेक नदियां निकलती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है नदियों का मायका? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार जो लड़कियां होती हैं अपने मायके के बाद शादी के बाद कहाँ चली जाती, ससुराल में चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारी नदियां हैं मध्य प्रदेश की नदियां, वो मध्य प्रदेश से निकलकर अन्य राज्यों में दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है भूवैज्ञानिक दृष्टि से। अब इसे थोड़ा समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, एक वक्त पर जो संपूर्ण पृथ्वी थी वो कुछ इस प्रकार से थी, पूरे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। फिर क्या हुआ, इस पेंजिया में पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण विखंडन हो गया, तो ये दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में। जो ऊपर वाला भाग लोरेशिया कहलाया, नीचे वाला भाग गोंडवाना कहलाया। क्या कहलाया? गोंडवाना कहलाया। फिर कालांतर में जो लोरेशिया था वो भी नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में व एशिया में बढ़ गया। किसमें? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। और जो गोंडवाना था वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गया। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं इंडिया। तो इंडिया किसका भाग था? गोंडवाना का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश भी किसका भाग होगा? मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग होगा। और ये गोंडवाना लैंड है दोस्तों वो बहुत प्राचीनतम संरचना है, इसलिए ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? मध्य प्रदेश जो है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश किसका भाग है, तो मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। इतना आ गया समझ में आपको? ठीक है, चलिए। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ गौड़ राजवंश शासन करते थे। जिस रानी दुर्गावती आपने नाम सुना होगा वो गौड़ वंश की शासिका ही थी। ठीक है, तो संग्राम शाह का नाम सुना होगा, जो वो भी गौड़ वंश के शासक थे। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है ना, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है ये वाला भाग है, यहाँ पे गौड़ राजवंश शासन करते थे। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उत्तरी राज्य के अंतर्गत आता है। भैया भारत का पठार मतलब जो दक्षिण का पठार है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत है, उसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश दोस्तों भू आबष्टित राज्य। कैसा राज्य हैगा? भू आबष्टित राज्य हैगा, जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा को छूती है ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। अब देखो भू आबष्टित राज्य का मतलब क्या होता है? भू आबष्टित राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य, ये हो गया कोई भी राज्य, ठीक है, ऐसा राज्य जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ? चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? स्थलबद्ध राज्य कहलाएगा। ठीक है, भू आबष्टित राज्य कहलाएगा। भू का मतलब होता है पृथ्वी, आबष्टित का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, परंतु मध्य प्रदेश को संपूर्ण भू आबष्टित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्ण भू आबष्टित कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों वो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से भी नहीं लगती, ना बांग्लादेश से ना पाकिस्तान से, बल्कि इसकी सीमा अपने ही देश के राज्य से लगती है, इसलिए इसको संपूर्ण भू आबष्टित कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संपूर्ण भू आबष्टित कहा जाता है। अब मेरा सीधा सा प्रश्न कि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? तो मध्य प्रदेश कंप्लीटली लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब संपूर्ण भू आबष्टित राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया भू आबष्टित ऐसे राज्य जिनकी सीमा न समुद्री तट को छूती है न अन्य किसी देश की सीमा को लगती है, ऐसे राज्यों को भू आबष्टित राज्य कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश को संपूर्ण भू आबष्टित इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं लगती। जैसे गुजरात है, उसकी सीमा जल से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती, तो हम उसको भू आबष्टित नहीं बोलेंगे। भारत में 5 भू आबष्टित राज्य हैं। कितने?
5 भू आबंटित राज्य हैं, जिसमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना। ये आपसे पूछा भी जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने भू आबंटित राज्य है, कितने हैं? 5 है। क्वेश्चन गलत मत करना। हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में 5 भू आबंटित राज्य है। कितने? 5। देखिए वो 5 कौन कौन से? ये हो गया हरियाणा 1, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे झारखंड छुप गया है 2, ठीक है, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, ये मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4 और ये तेलंगाना हो गया 5। 5 भू आबंटित राज्य हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश राज्य के हम उपनाम जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, गुड। दूसरा, सोया प्रदेश कहा जाता है। सर इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको नदियों का मायका कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। देखो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश था, फिर कर्नाटक में टाइगर की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, पर वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में टाइगर रिपोर्ट आई तो उसके अनुसार 526 टाइगर है साहब। कितने हैं? 526 टाइगर। बच के रहना, कभी भी आ सकता है। तो टाइगर 526 है, तो 526 टाइगर होने के कारण अब सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, इसलिए से टाइगर स्टेट का दर्जा दोबारा मिल गया। 524 टाइगर कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अब घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी हमारे मध्य प्रदेश को मिल गया, क्योंकि जो चंबल अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य है, उसमें घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हो गई है, तो जिसके कारण घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी मिल गया है। और 2017 में इसको बांस स्टेट का दर्जा भी मिला था। तो देखो नया सीखने को मिला ना। आपने पढ़ा होगा हृदय प्रदेश के बारे में, सोया प्रदेश के बारे में, नदियों के मायका के बारे में, टाइगर स्टेट भी आपको पता होगा, पर आपको ये पता नहीं होगा कि घड़ियाल स्टेट और जो बांस स्टेट है वो भी हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है। भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? तो वो भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो मध्य प्रदेश का नामकरण दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को, जो हम कल पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हो गई। और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब गठित हुआ? जो हम कल पढ़ के आए 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि छत्तीसगढ़ से अलग होने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लेके आए थे हम लोग, और छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे, कितने संभाग बचे थे? कल की वीडियो में मैंने पढ़ाया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। चलिए अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार देख लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण इसका आकार कैसा है? आयताकार। अब ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कैसा आकार हो गया इसका? आयताकार हो गया। तो भैया मध्य प्रदेश का आकार कैसा है? आयताकार। जबकि भारत का जो आकार कैसा है? वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश का विस्तार अभी हम पढ़ के आए, मैंने आपको बताया कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब होगा क्या? देखो एग्जाम में आपको क्या बोलेगा, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। और आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी पढ़ के आके गलत कराओगे। आपको ये नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको देखना है कि भैया दोनों में उत्तरी अक्षांश लिखा है या नहीं, दोनों में पूर्वी देशांतर लिखा है या नहीं। जब तक दोनों में ना मिल जाए ना, ससुरा को टिक ना करना, ठीक है ना। तो याद रखना 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार रहेगा, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये रट लो, जो कि भारत का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। तो अब मुझे आप भारत का क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कुछ किताबों में आपको 3,08,245 भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो किरार घाटी विवाद है अमरकंटक के पास में, अमरकंटक किरार घाटी विवाद है, तो उसके कारण कुछ क्षेत्रफल जो छत्तीसगढ़ है वो अपना मानता है। तो उसको आप लोड मत लीजिए, आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, या तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा, या 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलेगा।
ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत के क्षेत्रफल का 9.38%। याद कर लो, जल्दी जल्दी दिमाग में बैठा लो कि सर 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का 9.38% है। और हम कौन से स्थान पे आ गए हैं, सेकंड सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। तो पहला कौन है, तो दोस्तों पहला है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, किसका, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और दूसरे स्थान पे कौन हैगा, दूसरे स्थान पे है हमारा मध्य प्रदेश। अब जानने योग्य बात क्या है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले अर्थात 2000 से पहले हम पहले नंबर पे थे। हमारा क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था, सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। परंतु छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद हम दूसरे स्थान पे आ गए। कितने स्थान पे आ गए, दूसरे स्थान पे आ गए। और 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का 9.38%। अब मैंने कल आपको बताया था कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो कमेंट बॉक्स में बताओ या मैं बताऊं, चलो मैं ही बता देता हूं। 4,43,446 वर्ग किलोमीटर हमने कल पढ़ा था, जो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद कितना बचा था, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है दोस्तों वो कितना है, 605 किलोमीटर। कितना है, 605 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उत्तर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले से लेके दक्षिणी जिले तक का जो विस्तार है वो कितना है, 605 किलोमीटर। कितना है, 605 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, ये वाला विस्तार, ये विस्तार कितना है, तो ये जो विस्तार है वो है 870 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर। तो कहां से कहां तक, उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर। ठीक है, अमरकंटक करार घाटी विवाद के कारण 3,08,245 वर्ग किलोमीटर कुछ पुस्तकों में मिलता है। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश का जो अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि 14 जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारत का मानक समय रेखा है वो मध्य प्रदेश की सिंगरौली से गुजरता है। अब देखो, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। तो आपसे मैंने पूछा कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, अरे सर ये तो हमको पता है, बुरहानपुर है। उत्तरी कौन सा है, ये भी पूछने वाली बात है, मुरैना है। अब पश्चिमी जिला दोस्तों अलीराजपुर है, जबकि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। और इसी सिंगरौली से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसी सिंगरौली से गुजरती है। तो उत्तरी जिला हो गया मुरैना, दक्षिणी हो गया बुरहानपुर, पश्चिमी हो गया अलीराजपुर और पूर्वी हो गया सिंगरौली। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,252 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। कुछ किताबों में 245 है किरार घाटी। कितना है दोस्तों कुल क्षेत्रफल का भारत के, 9.38। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कौन सा बड़ा राज्य है, सेकंड सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अब कर्क रेखा की स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती। पहला आईएमपी क्वेश्चन कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो अब एक ट्रिक याद करते हैं, ट्रिक है रउआ राशि भवरासा। मिलके बोलो मेरे साथ, गाते हुए बोलो। ठीक है, रउआ राशि भवरासा, रउआ राशि भवरासा, जब दम कटनी उमरासा, जब दम कटनी उमरासा। अब रउआ से देखो, रा से क्या हो गया, रतलाम हो गया, ऊ से क्या हो गया, उज्जैन हो गया, और आ से हो गया आगरमालवा। तो रउआ मतलब रतलाम, ऊ से उज्जैन, आ से आगरमालवा। राशि का मतलब है रा से राजगढ़, सी से सियोर, रा से राजगढ़, सी से सियोर, रा से राजगढ़, सी से सियोर। रउआ राशि भवरासा, भवरा से याद करो भोपाल, और बा से विदिशा, और रा से रायसेन। भा से भोपाल, बा से विदिशा, रा से रायसेन, और सा से याद करो सागर। ठीक है, तो पहला हमने क्या बोला, रउआ राशि भवरासा, जब दम कटनी उमरासा। जब से क्या हो गया, जबलपुर, दम से हो गया दमो, कटनी से हो गया कटनी, जम दम कटनी, उमरा, उमरा से हो गया उमरिया, और सा से हो गया सेडोर। ठीक है, आप ये वाला सा लिख लेना यहाँ पे, सा सा।
ठीक है, शहडोल। तो रउआ राशि भवरासा जब दम कटनी उमरासा। वीडियो को पॉज करो, 5 बार जल्दी जल्दी बोलो, याद हो जाएगी। तो ये 14 जिले हमारे मध्य प्रदेश से के कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। रउआ राशि भवरासा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ठीक है। चलो मैप में बता देता हूँ एक बार मैं आपको, हमारा मैप कहाँ गया, ये रहा मैप, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे अपन ने देखा था ये कितने जिले से होकर गुजर रही है, 14 से। ये देखो रउआ में सबसे पहले रतलाम आया था, ऊ से उज्जैन आया था, आगरमालवा, ये हो गया हमारा रउआ, ये हमारा हो गया रउआ, ठीक है। उसके बाद राशि पढ़ा था, रउआ राशि भवरासा, तो राशि से ये देखो राजगढ़, ये सीहोर, सीहोर से छोटा सा गुजर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राशि, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, भवरासा, भा से भोपाल, ये भोपाल, वा से विदिशा और रा से रायसेन, ये हो गया भवरा, और सा से हो गया सागर, सा से हो गया सागर, तो रउआ राशि भवरासा। फिर हमने पढ़ा जब दम कटनी, जब से हमने क्या पढ़ा, जब, जब से हो गया ये जबलपुर, दम से हो गया दमोह, और कटनी से हो गया कटनी, जब दम कटनी, जब दम कटनी, ठीक है, जब दम कटनी, कटनी, ठीक है। और उमरासा, उमरा से उमरिया और सा से शहडोल, ये उमरा और सा, ठीक है। यह है हमारे कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य, ठीक है। अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और उनसे लगने वाले जिले, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सीमा दोस्तों 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। तो ये सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश को देखिए, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की इसी से लगती है, उत्तर प्रदेश से। अब आपको कुछ बुक्स में राजस्थान मिलेगा, राजस्थान सही नहीं है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और फिर राजस्थान की लगती है उत्तर पश्चिम में, ये गुजरात दिख रहा होगा, गुजरात की सबसे कम सीमा लगती है, सबसे कम सीमा किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। फिर दक्षिण में महाराष्ट्र लगती है, और ये छत्तीसगढ़ में पूर्व में लगती है। चलो अब देखते हैं भैया उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस से लगती है, उत्तर प्रदेश की। तो चलो शुरू हो जाओ, ये मुरैना से, ये मुरैना दिख रहा है आपको, मुरैना की लगती है। फिर यहाँ पे आ जाओ भिंड की, मैपिंग भी करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखिए। मुरैना, मुरैना के बाद लगी भिंड की सीमा, भिंड के बाद लगी भैया दतिया की सीमा, कितने हो गए, 3 हो गए। दतिया के बाद लगी किसकी, सिपरी की सीमा, ठीक है। अब देखो ना, सिपरी जो है मुरैना है, मुरैना की सीमा इधर उत्तर प्रदेश से भी लग रही, इधर राजस्थान से भी लग रही, मतलब मुरैना की सीमा 2 राज्यों से लगती है, इधर उत्तर प्रदेश से लगती है और इधर किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। पहला क्वेश्चन कि मुरैना की सीमा किन 2 राज्यों से लगती है, तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। अब ये सिपरी देखिए, सिपरी की सीमा इस तरफ कहाँ किससे लग रही है, इस तरफ तो लग रही उत्तर प्रदेश से और इस तरफ लग रही राजस्थान से, मतलब शिवपुरी की सीमा भी 2 राज्यों से लगती, एक उत्तर प्रदेश से, दूसरा राजस्थान से। शिवपुरी के बाद अशोकनगर आ जाओ, तो अशोकनगर से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, इधर जाओ सागर से। तो 1 2 3 4 5 6 राज्य, 6 जिले हो गए। टीकमगढ़ 7वां हो गया, निवाड़ी 8वां हो गया। टीकमगढ़ की सीमा भी लग रही, निवाड़ी की भी लग रही। 9वां हो गया छतरपुर, 10वां हो गया पन्ना, ये देखो सीमा लग रही, छतरपुर की लग रही, यहाँ पे पन्ना की लग रही, यहाँ पे सतना की लग रही। 11वां हो गया सतना, 12वां हो गया रीवा और 13 हो गया सिंगरौली। अब दोस्तों याद रखना, सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सरकार की साइट पे भी माना गया है कि सीधी की सीमा नहीं लगती है, और सीधे जिले की ऑफिशियल साइट में भी माना गया है कि सीधी जिले की सीमा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अर्थात उत्तर प्रदेश के केवल मात्र 13 जिलों की सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मात्र 13 जिलों की, पहले 12 की लगती थी, फिर निवाड़ी का गठन हो गया, अब 13 जिलों की सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती, ये याद कर लीजिए मैपिंग में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। सर अब आप ये बताइए कि कितने जिलों की सीमा लगती है, तो वो लगती है 13 जिलों की सीमा। क्या सर सीधी जिले की सीमा लगती है, नहीं, सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। सर ऐसा जिला बताइए जिसकी सीमा राजस्थान व उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, तो वो जिला है सर कौन सा, मुरैना है। क्या सर शिवपुरी की सीमा भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है, हाँ, शिवपुरी की सीमा इस तरफ राजस्थान से और इस तरफ उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले थे। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिलों की सीमा लगी। दोस्तों छत्तीसगढ़ से 7 जिलों की सीमा लगी, कितने, 7 जिलों की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ से लगी है। चलो देख लेते हैं। तो ये देखो सिंगरौली हो गया पहला, सीधी दूसरा, शहडोल तीसरा, ठीक है, सिंगरौली सीधी शहडोल। फिर ये अनूपपुर हो गया, ये ढिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट, ठीक है। तो 1 सीधी दूसरा,
शहडोल तीसरा, अनूपपुर चौथा, पांचवा ढिंडोरी, छठवा मंडला और सातवां हो गया बालाघाट। तो अब आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ से कितने जिलों की सीमा लगती है, तो आपका जवाब कितना होगा कि छत्तीसगढ़ से सर 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की लगती है? 7 जिलों की। कौन कौन से? सिंगरौली, कौन कौन से लग गए? सिंगरौली, ये हो गया सिंगरौली, ये हो गया सीधी, शहडोल, 3 एस तो यही हो गए। फिर अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला और बालाघाट। अब ये बालाघाट को अंडरलाइन करो, ये हमने बालाघाट को अंडरलाइन किया। बालाघाट की सीमा इधर छत्तीसगढ़ से लग रही, इधर किससे लग रही? महाराष्ट्र से लग रही। किसकी? बालाघाट की सीमा। तो अब दूसरा प्रश्न कि बालाघाट की सीमा किस किस राज्यों से लगती है? तो दोस्तों बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र दोनों से लगती है। किससे लगती है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से लगती है बालाघाट की सीमा। ठीक है, ये याद रखना बालाघाट की सीमा। यहाँ पे मुरैना याद रखना और शिवपुरी याद करना। तो मतलब मैंने 3 जिले तुमको ऐसे बता दिए जिनकी सीमा किससे लगती है? बालाघाट, मतलब 2 राज्यों से लगती है। चलिए अब हम देखते हैं भैया महाराष्ट्र से कौन कौन की सीमा लगती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से लगने वाले जिले देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? महाराष्ट्र से 9 जिले। तो उत्तर प्रदेश से 13 जिले लगते हैं, सर्वाधिक सीमा इसी की है। छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं और महाराष्ट्र से लगते हैं 9 जिले। कितने? 9 जिले लगते हैं, याद रखना 9 जिले। अब 9 जिले कौन कौन से? तो ये देखो, पहला हो गया बालाघाट, दूसरा हो गया सिवनी, तीसरा हो गया छिंदवाड़ा, चौथा हो गया बैतूल, पांचवा हो गया खंडवा, छठवा हो गया बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ठीक है, और अलीराजपुर। तो देखो अलीराजपुर 1, बोलो हाउ, बड़वानी 2, खरगोन 3, बुरहानपुर 4, खंडवा 5, बैतूल 6, छिंदवाड़ा 7, शिवनी 8 और बालाघाट 9। तो महाराष्ट्र से जिले कितने हो गए? 9 हो गए। दोस्तों याद रखना 9 जिलों की जो सीमा है वो किससे लगती है? महाराष्ट्र से लगती है। अब महाराष्ट्र से अपने यहाँ पे किसको हाईलाइट किया था? बालाघाट को किया था। तो अब अपन को हाईलाइट करना है किसको? अलीराजपुर को। किसको? अलीराजपुर को। अब देखो अलीराजपुर की सीमा इस तरफ गुजरात से लगी हुई है और इस तरफ महाराष्ट्र से लगी हुई है। तो मतलब अलीराजपुर की सीमा भी 2 राज्यों को लगी हुई है, गुजरात और महाराष्ट्र। किस किस को लगी हुई है? अरे सर पता तो है किस किस को लगी है? गुजरात और महाराष्ट्र को। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र से अलीराजपुर की सीमा लगी हुई है। चलो ठीक है, अब देखो गुजरात। अब गुजरात से कितने राज्यों की सीमा, कितने जिलों की सीमा लगती है? तो केवल 2 जिलों की सीमा लगती है, 2 की। सबसे कम सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। मात्र 2 जिलों की सीमा लगती है, अलीराजपुर और झाबुआ की। अलीराजपुर और झाबुआ की सीमा गुजरात से लगती है। अब गुजरात को अंडरलाइन करो आप लोग, ये अपने गुजरात को अंडरलाइन किया। अब गुजरात की सीमा यहाँ पे झाबुआ को अंडरलाइन करो। झाबुआ की सीमा गुजरात से भी लग रही और राजस्थान से भी लग रही। तो झाबुआ की सीमा राजस्थान और गुजरात से लगती है, जबकि अलीराजपुर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। मुरैना की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है और शिवपुरी की सीमा भी राजस्थान उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ पे सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों को टच करती है? 1 2 3 4 5 और 6 राज्य जिले ऐसे हैं दोस्तों जिनकी सीमा 2 राज्यों को टच करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजस्थान से लगने वाले जिलों की सीमा। अब देखो यहीं से आप स्टार्ट करिए। रतलाम की लग रही है, रतलाम के बाद मंदसौर की लग रही है, झाबुआ रतलाम 2 हो गए, मंदसौर 3, नीमच 4। ठीक है, नीमच 4 हो गए, मंदसौर इधर दोबारा आ गया। आगर मालवा 5, राजगढ़ 6, गुना 7, शिवपुरी 8, श्योपुर 9 और मुरैना 10। अर्थात राजस्थान से लगने वाले जो जिले हैं वो कितने हैं? 10 है। अब काउंट करो और याद करो वीडियो को पॉज करके अभी। उत्तर प्रदेश से कितने लगती है? सर 13 लगती है। राजस्थान से कितनी लगती है? सर वो 10 लगती है। छत्तीसगढ़ से कितनी लगती है? 7 लगती है। महाराष्ट्र से कितनी लगती है? 9 लगती है और गुजरात से लगती है 2। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम किसकी लगती है? गुजरात की। ठीक है, सबसे कम किसकी लगती है? गुजरात की। और राजस्थान से कितनी लगती है? 10। ठीक है, ऐसे जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों को छूती है वो 6 हैं। मुरैना और शिवपुरी इनकी सीमा छूती है उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। ठीक है, सिंगरौली की सीमा छूती है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। बालाघाट की सीमा छूती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को। इधर याद रखो अलीराजपुर जो कि गुजरात और महाराष्ट्र को। यहाँ पे झाबुआ गुजरात और राजस्थान को। दोस्तों ये थे हमारे क्या सीमावर्ती जिले और उनसे लगने वाले राज्य। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों
टोटल कितने जिले की सीमा लग गई? तो इस प्रकार 35 जिलों की सीमा किसी ना किसी राज्य से लगती है। कितने? 35 जिलों की सीमा। कितने जिले हैं हमारे पास? 52 जिले हैं साहब। तो 52 में से 35 घटाए तो कितने बचे? 17 बचे। कितने बचे? 17। मतलब 17 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं लगती। कितने? 17 ऐसे जिले हैं। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से हैं। 17 जिलों की सीमा किसी भी राज्य को नहीं लगती है। इनको अंतर्वर्ती जिले बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है 17। कितनी है? 17 अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है। चलिए देख लेते हैं कि भैया मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है कितने जिलों से लगती है? 13 जिलों से। राजस्थान दूसरे स्थान पे, इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है? 10 जिलों से लगती है। महाराष्ट्र इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है? 9 जिलों से लगती है। छत्तीसगढ़ इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से लगती है। और गुजरात की सीमा सबसे कम लगती है, मात्र 2 जिलों से, झाबुआ और अलीराजपुर से। ठीक है, सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ये कौन कौन से हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। मैं मैप में बता चुका हूँ। ठीक है, नोट, भारत सरकार की जनगणना 2011 के नक्शे और सीधी जिले की शासकीय वेबसाइट के अनुसार सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। अब मुरैना को आप याद कर लो क्योंकि इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। शिवपुरी को अंडरलाइन कर लो, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से लगती है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों की सीमा दोस्तों महाराष्ट्र से लगती है। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। अब यहाँ पे अलीराजपुर को अंडरलाइन कर लो क्योंकि अलीराजपुर की सीमा गुजरात से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। बालाघाट की जो सीमा है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से कितने सीमा जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ढिंढोरी, मंडला, बालाघाट। सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है। सिंगरौली की सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है। बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है। भारत सरकार की जनगणना 2011 के नक्शे पर मंडला जिले की शासकीय वेबसाइट के अनुसार मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि मंडला जिले की सीमा भी छत्तीसगढ़ से लगती है। कुछ किताबों में नहीं दे रखा है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अरे हम हैं ना, आपके लिए सब लेके आएंगे, खोद खोद के लेके आएंगे, बस आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के 2 जिलों की सीमा गुजरात से लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर से। ठीक है, झाबुआ की जिला राजस्थान और गुजरात से लगेगी, अलीराजपुर की गुजरात और महाराष्ट्र से लगेगी। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले कितने? 17 हैं क्योंकि टोटल तो 35 जिलों की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश में जिले कितने? 52 हैं। 52 में से 35 घटाया तो हमें संख्या प्राप्त हुई 17। ये जिले कौन कौन से हैं? ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया। पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे मैप में। तो ये व्हाइट कलर के जितने भी हैं वो अंतर्वर्ती जिले हैं। कितने? अंतर्वर्ती। तो देखो ग्वालियर अंतर्वर्ती जिला है, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास 5 हो गए, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन 10 हो गए, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर कितने हो गए? 15, कटनी और उमरिया, टोटल हो गए 17। तो ये 17 अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं लगती है। ठीक है, अब इससे बेहतर आपको और क्या पढ़ा है आप बताइए। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कम से कम 10-15 दोस्तों को तो शेयर किया करो यार। ठीक है, क्योंकि हमारा सारांश परिवार जितना आगे बढ़ेगा हमें उतनी ही खुशी होगी आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम और अच्छी वीडियोज़ लाएंगे, अब नहीं बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर मजबूरन बस हमें चैनल को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आखिरी तक हमारा साथ जरूर दीजिए। ठीक है ना, तो ये 17 जिले हैं। अब ऐसे 2 जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती हैं, तो एक हो गया सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ को लगती है, झाबुआ जिला राजस्थान व गुजरात, बालाघाट महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़, अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात, और मुरैना व शिवपुरी की किस किस से लगती है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। ये मैं आपको बता चुका हूँ, रटा चुका हूँ, अब तो याद हो ही गया होगा। याद हो गया हो तो लाइक कर दो फटाफट चैनल को, जल्दी जल्दी लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु। ठीक है, ये याद रखिए कि भैया पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, संपूर्ण पृथ्वी का जो सेंटर बिंदु है वो मंगलनाथ उज्जैन को माना जाता है।
मंगल ग्रह की भूमि मंगलनाथ उज्जैन को माना जाता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। तो सर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, तो बच्चों मेरे दोस्तों मंगलनाथ उज्जैन मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या था? बर्शाली बैतूल में। ठीक है, बर्शाली बैतूल अखंड भारत का क्या था? केंद्र बिंदु था बर्शाली बैतूल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बरसाली बैतूल है वो अखंड भारत का मतलब है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है और अफगानिस्तान भी शामिल है। तो उसका अगर केंद्र बिंदु की बात करोगे तो वो आएगा बरशाली। ठीक है, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन होगा? करौंदी कटनी। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन होगा? करौंदी कटनी। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन होगा? वो होगा विदिशा दोस्तों, वो विदिशा होगा। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन होगा? सागर। तो मध्य प्रदेश का कौन है? सागर, ये सागर है यहाँ पे, वो मध्य प्रदेश का है सागर। ठीक है, वर्तमान भारत का कौन है? तो ये विदिशा। विदिशा भारत का केंद्र बिंदु है, मध्य प्रदेश का सागर है। अविभाजित भारत का मतलब पाकिस्तान वाले हिस्से का तो करौंदी कटनी, यहाँ पे करौंदी कटनी आ जाएगा। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरशाली बैतूल आ जाएगा। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मंगलनाथ उज्जैन आ जाएगा पृथ्वी का केंद्र बिंदु। तो ठीक है, अब मध्य प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, आज के प्रतीक चिन्ह वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों की बेटक इतनी ज़्यादा होती नहीं कि आप वीडियो एक बार में पूरा देख पाओ। तो प्रतीक चिन्ह हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो ये वीडियो पूरी रिवाइज करेंगे ताकि आपको पूरा याद हो जाए। पूरे वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आने की संभावना होगी। ऐसा नहीं कि हम कोई भी प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, चलिए आज के प्रश्नों के जवाब दे दीजिए फटाफट। और जो आज के प्रश्न हैं वो हैं, पहला प्रश्न कि मध्य प्रदेश का उल्लेख किस रूप में मिलता है? एक स्थलबद्ध रूप में, देश के हृदय प्रदेश के रूप में, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में, उपरोक्त सभी रूपों में। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिए। दूसरा प्रश्न का आंसर बताइए कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? पट्टाभी सीतारामैया ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने या कुंजीलाल दुबे ने। तीसरा है मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? ये बताइए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, नहीं पता हो तो अगले मैं वीडियो में बताऊंगा कि कितने मिनट का अंतर है। इस वीडियो में मैं भूल गया बताना। ठीक है, तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि हम मध्य प्रदेश के साथ साथ इतिहास भूगोल भी आपको इसी तरह पढ़ा सकें। ठीक है, चलो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।